ओके, हेलो एवरीवन। आपका नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर का नेम है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो है आपकी वो उसका थर्ड चैप्टर है। ह्यूमन डेवलपमेंट हम ह्यूमन जोग्राफी में ऑलरेडी देख चुके हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के क्या कंसेप्ट थे, क्या बेसिक जो भी क्राइटेरिया था वो सब हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस बुक में हम सिर्फ आपके फैक्ट्स, जो सर्वेज रहेंगे, जो सर्वे रिकॉर्ड्स आपके रहेंगे, वही हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए किस तरीके के पैटर्न होते हैं। तो वो जो पैटर्न होते हैं हमें कुछ कन्फर्मेटिव सोर्सेज से पता पड़ते हैं, और वो कन्फर्मेटिव सोर्सेज कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो सकती हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट जो होती है वो कन्फर्मेशन के बेस पे, क्योंकि उनके अकाउंट्स, उनके सर्वे, उनके मैपिंग, जो भी वो क्राइटेरिया मेजर्स अडॉप्ट करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, थोड़ी सी सही सी होती है। तो ये कन्फर्मेटिव सोर्सेज आपकी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ही हो सकती हैं। तो अगर हम यूएनडीपी की बात करें जो मोस्टली आपके इस तरीके की रिपोर्ट्स निकालती है, एचडीआई वगैरह सब वही देती है, तो उसने 1993 की एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी थी, एचडीआई रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? 1993 में। उसमें उसने दो चीज़ें हमें समझाई थी, दो चीज़ें बताई थी। एक चीज़ ये थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या मिनिमम कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब कम से कम ये चीज़ तो आपकी होनी ही चाहिए अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो मिनिमम कंडीशंस के लिए उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटाइजेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ये नहीं कि लोग अगर माइग्रेट कर रहे हैं, अपना डेमोक्रेटिक चेंज वो कर रहे हैं तो उसमें वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिच पर्सन हो गए, पुअर पर्सन हो गए, एक दूसरे में वहाँ पर क्लैशेस से आ रहे हैं, सोसाइटी में डिस्प्यूट से आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि वो क्या हो, हर एक तरीके से, हर एक टर्म में प्रोग्रेसिव हो। दूसरी चीज़, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। आपको जो मेन कंडीशंस की मैं बात कर रही हूँ, मिनिमम कंडीशन, उसमें एक तो हमने इस तरीके का एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन देखा, दूसरा होना चाहिए इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। कि अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जितने भी आपके लोग हैं उनका जो एक एम्पावरमेंट है, जो अगर हम उनके एक एम्प्लॉयमेंट की बात करें या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो उसको भी आपको बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। मतलब प्रॉपर आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, आपको एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए। किस तरीके से जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिससे कि उनका एक कैपेसिटी बिल्डअप होता है, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, अपने आप को ग्रो कर पाए, वो चीज़ें आपको उनको अवेलेबल करवानी चाहिए। इनफैक्ट कैसे? इंक्रीजिंग वे में, इंक्रीमेंट वे में। तो ये हमने बात की जो मिनिमम कंडीशंस आपकी होनी चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट की। दूसरी चीज़ आपके जो एचडीआर में कही गई 1993 में, उन्होंने कहा कि जो भी आप डेवलपमेंट करते हैं, जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लोगों के चारों तरफ होनी चाहिए। क्या कहा? कि जो भी आप डेवलपमेंट करते हैं वो लोगों के चारों तरफ होनी चाहिए। मतलब लोग जो हैं, पीपल जो हैं, वो आपके इन सेंटर, मतलब आपकी जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए वो लोग ही होने चाहिए। लोगों के चारों तरफ आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए, ना कि डेवलपमेंट करके उनके चारों तरफ आपने लोगों को अपना जो है वो स्टे करवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए? लोगों के चारों तरफ होनी चाहिए, ना कि लोगों को डेवलपमेंट के चारों तरफ आप लोगों को प्लेस करना चाहिए। चलिए भाई, अब ह्यूमन डेवलपमेंट की हमें बात करनी। अब आपको जो भी आपको रिपोर्ट मिल रहा था एचडीआर से, तो एचडीआर से जो भी रिपोर्ट मिल रहा था कुछ ना कुछ आपके एसेंशियल फीचर्स रहे होंगे, कुछ बेसिक फैक्टर्स रहे होंगे, और वही बेसिक फैक्टर्स आपका एचडीआई भी यूज़ करता है, आपका यूएनडीपी भी यूज़ करता है। उसी बेस पे आपका एचडीआर जो होता है वो फॉर्मुलेट होता है। तो यही सेम जो बेसिक फैक्टर्स हैं ये आपके प्लानिंग कमीशन, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, तो इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है उसने भी इन्हीं फैक्टर्स को क्या किया, कंसिडर किया, यूज़ किया इंडिया की एचडीआर देने के लिए। अभी आप प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, अभी प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें? नीति आयोग में। अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, हेल्थ फैक्टर और सोशल एम्पावरमेंट। तो अभी हम फर्स्ट फैक्टर की बात करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, किस बेस पे आप उसमें आप जो भी है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी आपके गोल्स वगैरह रहते हैं, आप किस तरीके से उनको फीचर आउट कर पाते हैं। तो फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ रिसोर्स बेस्ड होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स में। फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ रिसोर्स बेस्ड, कि जो भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है किसी भी रीजन में, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में जो भी आपके लोकल रीजन रह गए, जैसे मैं टॉक की बात करूँ, जयपुर की बात करूँ, बड़े लेवल पर राजस्थान की बात करूँ, दूसरे स्टेट की बात करूँ, तो रिसोर्स बेस्ड होता है। रिसोर्सेज में हम ये देखते हैं कि जो भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एरिया में उनका एक्सेस कर पा रहे हैं लोग या नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो
भी रिसोर्सेज हैं उनका जो एक्सेस है वो सभी के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नहीं कि मार्जिनल हो रहा है, कुछ लोग कर पा रहे हैं कुछ लोग नहीं कर पा रहे। जो कर पा रहे हैं उनके हाथों में है चीज़ें और वो उस चीज़ को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, डिसबैलेंस बना रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें देखना पड़ेगा जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका जो एक्सेस है वो सब लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग कर पा रहे हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, सस्टेनेबल यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका वो निकालना पड़ेगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर मैं निकाल लूंगी, मैं उसे काउंट कर लूंगी, तो मैं पर कैपिटल जीएनपी निकाल लूंगी। पर कैपिटल जीएनपी निकाल लूंगी तो मुझे पर पर्सन का जो भी एक्सेस रहेगा रिसोर्सेज में वो मुझे पता पड़ जाएगा। जब मैंने पर कैपिटल जीएनपी निकाल लिया तो अगर वो ज़्यादा है मतलब वो लोग क्या है चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। प्रोग्रेसिव वे में आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये फर्स्ट फैक्टर हमने लिया कि रिसोर्सेज का एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ लेंगे हम इनकम फैक्टर, इसमें बात कर रहे हैं हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में। अगर मैं इनकम फैक्टर की बात करूँ तो आपके कुछ स्टेट्स में देख लेती हूँ, डेवलप्ड स्टेट्स जो भी हैं, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, गुजरात हो गया। अगर मैं यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात कर रही हूँ, मैं पर कैपिटा इनकम, क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में हर एक सिंगल इंडिविजुअल को काउंट करते हैं, इसलिए पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रही हूँ। ये क्या है, ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4000 रुपीज़। 1981 में जो प्राइसेस आपने कंसीडर किए थे उस बेस पर आपको रिपोर्ट दी गई थी। तो ये जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा मिली है, कितनी, हर एक पर्सन की 4000 रुपये से ज़्यादा है। अगर मैं दूसरे स्टेट्स की बात करूँ, ज़्यादा थी सॉरी, बिहार, उड़ीसा, एमपी और सिक्किम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम मिली। कितनी कम मिली, 2000 से भी कम। जब आपको ये दिख रहा है कि एक जगह तो पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है, दूसरी जगह इतनी कम है, तो यहाँ आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। डिस्पैरिटी कैसे, एक ग्रुप को इनकम ज़्यादा है, दूसरे को कम है। जिसके पास इनकम ज़्यादा है वो क्या करेगा, खर्चे भी ज़्यादा करेगा। उसी बेस पर अभी हमने इनकम फैक्टर देखा, अभी हम एक्सपेंडिचर फैक्टर देखते हैं। तो एक्सपेंडिचर फैक्टर में हम पर कैपिटा एक्सपेंसेस देखेंगे। पर कैपिटा एक्सपेंसेस हम इन्हीं सेम स्टेट्स का देखेंगे, डेवलप्ड स्टेट्स का, तो 690 रुपये से भी ज़्यादा है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और गुजरात की। अगर मैं इसी को आपके बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और सिक्किम की बात करूँ तो यहाँ पर कैपिटा एक्सपेंसेस आपके कम हैं। कितने कम हैं, 520 रुपये से भी कम है। ये हमने दो फैक्टर्स देखे, एक हमने रिसोर्सेज वाला देखा, रिसोर्सेज का क्या एक्सेस होता है, दूसरा हमने इनकम और एक्सपेंडिचर वाले फैक्टर देखे। थर्ड फैक्टर हम देखते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी की मैं बात करूँ तो आपको पता है बीपीएल क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप जिन भी लोगों को कंसिडर करते हैं। तो बिहार और उड़ीसा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 40% से जो कम लोग हैं वो बीपीएल में आते हैं। सिक्किम, त्रिपुरा, एमपी, नागालैंड, मेघालय की मैं बात करूँ तो 30% से कम लोग क्या है, बीपीएल में आते हैं। मतलब इतना बड़ा एक जो एरिया की मैंने बात की, वहाँ पर पॉवर्टी की मैंने बात की। यहाँ तो आपके पास सोर्सेज हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन बता पड़ती है, कितनी जगह के बारे में तो हमें कोई नॉलेज भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कन्फर्मेटरी सोर्सेज नहीं है हमें कि हम उस चीज़ को क्या कर पाएँ, वेरीफाई कर पाएँ। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अभी तक, अगर मैं अभी तक भी बात करूँ तो टोटल जितने भी लोग एजुकेटेड हैं, एक पूरा मास होता है आपका, पॉपुलेशन है, उसमें जितना भी ग्रुप आपका एजुकेटेड ग्रुप है उसमें से सिर्फ 25% जो लोग हैं, अभी तो ये डेटा और ज़्यादा कम हो गया है, तो 25% लोग हैं जिनके पास क्या है, एक जॉब की सिक्योरिटी है, उनके पास जॉब है। बाकी के जो लोग हैं या तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कोई स्ट्रीट पर कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई रिपेयरिंग वर्क में काम कर रहा है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या तो इन्वॉल्व है या फिर वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम नहीं है। और जो इस तरीके के काम, जो आपका रेस्ट मतलब जो आपका ये 75% रह रहा है, 75% जो एजुकेटेड पीपल हैं, ये इनका जो भी आपका एक काउंट है कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, कि आपका मेन स्ट्रीम में काउंट नहीं होता है, ना इनकम ना एक्सपेंसेस में। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर डेटा ही अवेलेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ फैक्टर की। चलिए भाई, आपका चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल फैक्टर हम देख चुके थे। अब हम बात करते हैं हेल्थ फैक्टर। हेल्थ फैक्टर की जब हम बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है, वो क्या है, प्री एंड पोस्ट नेटल मेडिकल फैसिलिटीज़। जो भी आपका इन्फेंट बॉर्न होने वाला होता है, जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, उसके पहले और उसके बाद की जो भी आपके मेडिकल फैसिलिटीज़, नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको इंश्योर करना। दूसरी चीज़, जो भी आपके ओल्ड पर्सन हैं या एजेड
एजुकेटेड पर्सन जो भी है उनके लिए जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल करवाना। तीसरा जो चीज़ है, तीसरा जो आपका डाटा है वो है मोर्टेलिटी रेट। थर्ड इस क्या है, मोर्टेलिटी रेट। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। थर्ड है मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट जो होती है आपकी, वही डेथ रेट जो होती है वो हम बात करते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट में अगर हम बात करें इन जनरल, तो इन जनरल अगर मैं 1951 का एक डेटा लूँ तो 25.1% थी, जो कि 1999 में कम हो गई, डिक्रीज हो गई 8.6%। मतलब डेवलपमेंट बढ़ रही है तो मोर्टेलिटी रेट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत अच्छी वहाँ पर हो रही है। दूसरी चीज़ मोर्टेलिटी रेट इन जनरल हमने देखा, अब इन्फेंट में भी देख लेते हैं। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है जो आपके पर 1000 लाइव बर्थ पर, जो 1 साल से कम बच्चे की अगर किसी की डेथ हो रही है, हर 1000 बच्चों जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पर, तो पर्टिकुलर ईयर में जब आप निकालते हैं तो मोर्टेलिटी रेट होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर मैं 1951 की बात करूँ तो 148 थी हर 1000 पर, जो कि 99 में क्या हो गई, डिक्रीज होकर 70 पर 1000 रह गई। तो ये भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट जैसे जैसे बढ़ती गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे जैसे इंप्रूव होती गई, आपकी मोर्टेलिटी रेट इन जनरल पे डिक्रीज हुई। मोर्टेलिटी रेट अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूँ तो वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फोर्थ फैक्टर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब क्या होता है कि जब किसी पर्सन का बर्थ हो रहा है उस टाइम पर अगर हम उसके लाइफ लॉन्ग को एस्टिमेट करें कि ये कब तक अपना सर्वाइव करेगा, कब तक ये जिंदा रहेगा, इसका लाइफ लॉन्ग जो भी एक टाइम रहेगा वो कब तक रहेगा, उसको अगर हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उसको एस्टिमेशन दे रहे हैं, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रहता है। अगर मैं मेल का लूँ तो 1951 में 37.1% था, जो बढ़ गया 1999 में 62.3%। आप कह सकते हैं डेवलपमेंट बढ़ रही है तो ये भी रेशो भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होती जा रही है। फीमेल का तो 1951 में 36.1% था और वो 99 में 65.3% हो गया। बट ये चीज़ जो भी आप ये मेडिकल फैसिलिटीज़ में इतना इंप्रूवमेंट देख पा रहे हैं, एडवांसमेंट देख पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा आप टेक्निक और टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हैं, इसके डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स क्या थे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेक्स रेशो जो था वो बहुत ही क्या हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि कितनी फैसिलिटीज़ हो गई थी, लोग इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन और ये सारा वहाँ पर कंडक्ट करने लगे थे कि भाई बेटा है कि बेटी है, चेक करते हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर बेटी हो रही है तो उसको डिसऑन करना, ये सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से क्या हो गया था, सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब हम थर्ड फैक्टर की बात कर रहे हैं, सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, रिक्विसाइड फैक्टर्स होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं सोशल एम्पावरमेंट के लिए। वो है कैपेसिटी बिल्डिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो आप अपनी आप को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेटर वे में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और तो ही आप फ्रीली हर एक चीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें, पहले वो क्या करते थे, चीज़ों पर डिपेंड करते थे, नेचर पर डिपेंड करते थे, बट बाद में जब वो अपने आप को एक्सप्लोर करने लगे तो उन्होंने कितनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके, जो भी आपके नेचुरल लॉज हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर आग वगैरह सब अपना क्या कर लिया था, इन्वेंट वगैरह कर लिया था। तो जितना ज़्यादा आपके पास फ्रीडम रहता है उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, उतने ही अच्छे से अपने आप को बिल्डअप कर पाते हैं, उतने ही अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाते हैं। तो फ्रीडम के लिए अगर आपके पास ये दोनों फैक्टर्स रहेंगे तो ही आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे, अच्छे से फ्रीडम आपके पास रहेगा, तो ही आप जो भी आपके डिसीजंस आपको लेने हैं उनको भी आप चूज आउट कर सकते हैं। अगर मैं फ्रीडम के बाद एक दूसरे बहुत बड़े फैक्टर की बात करूँ जो कि इन दोनों को क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है, एनहेंस करने में मदद करता है, वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से ही आप इन जनरल अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें या किस तरीके से डिसीजन लिया जाए, एक तो आपका एक ना इलिटरेट पर्सन है वो चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करेगा, एक आपका ग्रेजुएट पर्सन है वो किस तरीके से हैंडल करेगा, तो बिल्कुल मैटर करता है। तो टू जो भी आपका डिसीजन आप किस तरीके से एक रेशनल वे में कोई डिसीजन लेना अगर आप चाहते हैं तो एजुकेशन जो है कि इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर प्ले अपना करता है। चलिए भाई हम बात कर रहे हैं आपके थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देखा था कि किस तरीके के आपके जो भी कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं वो हमने देखे थे, के बेस पे हमने देखी थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ के बेस पे देखा था, और आपका सोशल एम्पावरमेंट देखा था।
सेम फैक्टर्स अगर हम स्टेट वाइज HDR को फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो सेम फैक्टर्स क्या करेंगे वहाँ पर अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखेंगे। तो जैसे मैं अगर इनकम इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करूँ और मैं स्टेट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो HR मतलब आपका हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फिर मैं बात करूँ अगर टॉप स्टेट्स की मैं बात करूँ जो कि HDR के टर्म्स में मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो सबसे ऊपर आते हैं वो आपके होंगे केरला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गोवा। अगर HDR में सबसे नीचे वालों की मैं बात करूँ तो बिहार आएगा और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आएगा। अगर मैं हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो सेम भाई इनकम के बेस पे हम देखेंगे, इनकम अच्छी रहेगी तो आपका डेवलपमेंट भी आपका हो सकता है अच्छा रहे। हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा रहेगी अच्छी, जितनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड रहेगी, जितनी ज़्यादा एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी आपके पास रहेगी, ये चीज़ें देख चुके हैं तो वही आपका क्या होगा, वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट को भी क्या करेगी, आपका एनहेंस करेगी। सोशल एम्पावरमेंट वही एजुकेशन, फ्रीडम, आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, आपके पास डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो है कि नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें ओवरऑल इन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करेंगे तो सोशल एम्पावरमेंट वाला कंसेप्ट होगा। और सोशल एम्पावरमेंट अगर होगा तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो खुद ही से ही अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। एक कंसेप्ट है एनवायरनमेंट पॉपुलेशन डेवलपमेंट, मतलब एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन के बीच में कोई इंटर रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। और ये बताया गया किसने, माल्थूसियन थ्योरी में। माल्थूसियन ने कहा कि भाई आपका एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन, कोई भी एक जगह का एक एनवायरनमेंट है और वहाँ पर जो भी आपकी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट है वो उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगी। जो भी पॉपुलेशन होगी, जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसी से अपना क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा यूज़ करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है उस जगह पर और एनवायरनमेंट जो है, जो भी रिसोर्सेज उनको नेचुरली जो भी चीज़ें उनको अवेलेबल करवा सकती है वो अपनी कैपेसिटी से, मतलब जितनी उनकी एबिलिटी है उससे वो क्या कर रही है, एक्सीड करती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना पॉपुलेशन है और जितना आपका एनवायरनमेंट है उसमें एक बैलेंस बना रहना चाहिए कि आप उस चीज़ को उतना ही यूज़ कर पाएँ जितनी उसकी एबिलिटी हो। तो माल्थूसियन थ्योरी में वही कहा गया कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज, मतलब जो भी आपको एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका एक बैलेंस्ड यूज़ होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस बना होना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। और उसी चीज़ को एनवायरमेंटलिस्टिक अप्रोच कहा गया। माल्थूसियन ने जो कहा कि भाई एक बैलेंस बना होना चाहिए और इसको एक कंजर्वेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव वे में बात नहीं कर रही है। ये कह रही है कि अगर हम एक बैलेंस्ड वे में आपके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो ही हम ये वाला जो कंसेप्ट है इसको अचीव कर सकते हैं। रिसोर्सेज आपके पास जितनी अवेलेबल है, ये नहीं कि आप उनको यूज़ करके ख़त्म कर दे, आगे आपकी जो भी नीड्स हैं उनके लिए वो बचे ही नहीं। तो आपको उनको उतना ही यूज़ करना है जितना आप एट प्रेजेंट अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। और उनका यूज़ ऐसे होना चाहिए कि सस्टेनेबल वे में होना चाहिए कि अभी आपने यूज़ कर लिया, आगे आपकी जो भी फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी वो भी उनको यूज़ करें ताकि एक बैलेंस बना रहे। और नेचर को भी उतना टाइम दीजिए ताकि वो अपने आप को क्या कर पाए, रीगेन कर पाए, अपनी जो भी फर्टिलिटी है या अपना जो भी है अपने आप को फिर से रिप्लेनिश कर पाए। इसके बाद M.K. गांधी की अगर हम बात करें तो M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, आपके फादर ऑफ नेशन जो है, इन्होंने भी HDR के कंसर्न में कहा कि जो आपका HDR होता है वो बैलेंस विलेज बेस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विलेज बेस्ड होना चाहिए। और हर एक रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन हो वो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब बेस्ट यूज़ होना चाहिए, बेकार का यूज़ उनका नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।